गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रजे आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं। ठीक है, मान लो हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, मिलजुल के सारे यानी वर्कर्स इकट्ठे पर्सन्स काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स का होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर कुछ रूल्स ही नहीं होंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो कुछ मेन प्रिंसिपल्स का होना कंपलसरी है। तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने से पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। ये रूल है कि ऑब्जेक्टिव सेट करने, फिर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मुलेट करना। The enterprise should set up certain aim for the achievement of various department should work। तो सभी डिपार्टमेंट्स क्या क्या काम करने हैं, तो उसके लिए सर्टेन एम, कोई ना कोई एम वो लेके चलते हैं। ए कॉमन गोल सो डिवाइज्ड फॉर द बिजनेस, जो सभी का एक कॉमन गोल है कि सभी का मोटिव है इतनी प्रोडक्शन करनी या फिर इतने प्रॉफिट करनी या फिर सेल को इंक्रीज करना। तो हर एक फर्म का कोई ना कोई मेन कॉमन गोल होता है फॉर द बिजनेस एज अ होल, जो सभी के लिए सेम है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप टू अचीव दैट गोल, और वो ऑर्गेनाइजेशन उसी गोल को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। पॉइंट नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उसमें हम वर्कर्स को काम देते हैं उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें उसकी योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम देना। द ऑर्गेनाइजेशन इज शुड सेट अप इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल शुड बी असाइंड अ ड्यूटी। हर एक इंडिविजुअल को उसकी ड्यूटी देना अकॉर्डिंग टू हिज स्किल एंड हिज क्लासिफिकेशन। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का रूल होना चाहिए कि जो पर्सन जिसमें एक्सपर्ट है उसको वही काम देना चाहिए। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं मीन्स बहुत सारे उसमें पर्सन्स होंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल उसमें काम करेंगे, तो ये रूल होना चाहिए कि सारे यानी मिलजुल के ही कोऑर्डिनेशन से वर्क करें। द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। तो ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि कोऑर्डिनेशन होना नेसेसरी है। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप, मतलब जो हमारे गोल्स हमने सेटिंग किए हैं उनको अचीव करना पॉसिबल नहीं है अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। पॉइंट 4, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो उसके अंदर सभी को अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। द अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है। मतलब अथॉरिटी है, मतलब ए बॉस है और बी वर्कर है, तो ए अथॉरिटी अपनी किसको दे सकता है, बी को। द अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड इन द लाइन, एवरी इंडिविजुअल इज गिवन अथॉरिटी, सभी को काम करने की एक अथॉरिटी दी जाती है। थ्रू अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। मान लो बी ने आगे अथॉरिटी किसको दे दी, सी को, कि मेरा काम तू कर दे, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बी की रहेगी, बी की ही मेन जिम्मेवारी है काम को कंप्लीट करने की। अगर सी नहीं करता तो भी ए को जवाब बी को ही देना होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब क्लियर, ये सभी को अपने रूल्स, अपने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होनी चाहिए। रूल है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए। द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली डिफाइंड। सिक्स्थ पॉइंट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक एम्प्लॉयर जितने एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर सकता है उसको उतने ही एम्प्लॉयज़ देने चाहिए। मतलब एक पर्सन की मान लो कैपेबिलिटी 10 को हैंडल करने की है तो उसके अंडर 10 ही वर्कर हमें देने चाहिए। मान लो एक
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, मान लो वो 10 जनों को ही हैंडल कर सकता है तो उसके अंडर 10 ही देने चाहिए, तो वो होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल। मीन्स हाउ मैनी सबॉर्डिनेट्स कैन बी सुपरवाइज बाय अ सुपीरियर, कि एक सुपीरियर एक सुपरवाइजर कितने सबॉर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है, उतने ही हमें देने चाहिए उसके अंडर। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए हर एक पर्सन का। बैलेंस मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए किसी को ज़्यादा काम और किसी को कम। द प्रिंसिपल मीन्स दैट असाइंड ऑफ वर्क शुड बी सच ए वे दैट एवरी पर्सन शुड गिव ओनली द मच वर्क विच ही कैन परफॉर्म वेल। तो सभी को उतना ही काम देना चाहिए जितना वो अच्छे से कर सके। ओवरलोड नहीं होना चाहिए और अंडर वर्क भी नहीं होना चाहिए, ना तो ज़्यादा काम दो और ना ही बिल्कुल ही वो फ्री रहे। तो ना ही ओवर वर्क होना चाहिए ना ही अंडर वर्क, उसको लिमिट में काम देना चाहिए जितना वो इजीली कर सके। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूटी मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे हैं उसका ये रूल होना चाहिए भी अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं तो हम भी चेंज कर सके। The organization should be changeable, should be amendable, amendable means changeable according to changing situation। मान लो इन्वायरमेंट में कोई चेंज आई तो उसके अकॉर्डिंग हम भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी देखो, द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन सच अ मैनर दैट द यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन्ड। ईच ऑफिसर शुड इन चार्ज ऑफ हिज रिस्पेक्टेड एरिया। यूनिफॉर्मिटी मतलब जो पर्सन जिसमें एक्सपर्ट है वही काम देना और वही उस जगह का इंचार्ज बनाना और उसको कोई और काम ना देना, मतलब उसको क्लियरली पता हो कि ये मेरा वर्क है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में वन बॉस होता है कि उसको पता होना चाहिए कि मेरा बॉस कौन है, मैंने अपने आंसर्स अपना काम करके किसको आंसर करना है, तो वो हो गई यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्शन state that top management should interfere only when something goes। एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट करना, भी टॉप मैनेजमेंट हर छोटी छोटी एक्टिविटी में इंटरफेयर ना करे, ठीक है, तभी इंटरफेयर करे जब कुछ गलत हो रहा है। इफ़ द थिंग्स आर डन एज पर रूल्स, अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही सारा काम हो रहा है देन देयर इज़ नो नीड फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ अ टॉप मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन की वो टॉप मैनेजमेंट उस पर इंटरफेयर ना करे। तो ये हो गया 11th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। आगे है 12 नंबर प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल। जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए कि सभी को अपनी ड्यूटीज़ क्लियर हो, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको क्लियर हो, सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का रूल होना चाहिए कि हमारा खर्चा कम से कम हो, मीन्स हमारी कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट हो, जो हमने जैसा हमने बजट सेट किया है हमारा खर्चा उसी अकॉर्डिंग हो ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। नेक्स्ट है पॉइंट 14 स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है उसमें ए बी को ऑर्डर दे, बी सी को दे, मतलब ये वर्टिकल प्लेसमेंट होनी चाहिए टॉप टू लोअर लेवल तक। ये हो गया 14th प्रिंसिपल, स्केलर प्रिंसिपल। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है रजे रिक्विजिट्स ऑफ एन एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कौन कौन सी ज़रूरी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है एबल ऑर्गेनाइजन। एबल ऑर्गेनाइजर्स का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमने अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल करना है। सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ दोज हु आर हेल्प देम ऑफ अफेयर्स। जो बिजनेस के मेन काम कर रहे हैं उनमें हेल्पफुल है, उनका कैपेबल होना ज़रूरी है। द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेस हैंडल कर रहा है, मेन हेड हुआ, शुड अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस सो दैट ही मे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। तो वो क्या होना चाहिए, हर एक एस्पेक्ट को समझने वाला होना चाहिए क्योंकि उसी ने ही सारे वर्क को एक्सप्लेन करना है, सारे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, तो उसका कैपेबल होना ज़रूरी है। ए वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप विल हेल्प स्मूथ रनिंग। अगर स्ट्रक्चर अच्छा होगा मतलब ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजर्स अच्छे होंगे तो हमारा बिजनेस भी स्मूथ रन करेगा। सेकंड है साउंड बिजनेस पॉलिसीज।
पॉलिसीज मतलब रूल्स हैं, हमारे जो बिजनेस के रूल हैं वो साउंड होने चाहिए, मतलब उनको हर एक पर्सन को फॉलो करना कंपलसरी होना चाहिए। द मैनेजमेंट शुड बी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि सबको उनके ऑब्जेक्टिव्स पता हो, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हो। वेरियस पॉलिसी शुड बी एम टू अचीव द बिजनेस गोल्स, अगर हम पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे तो हम गोल्स भी अचीव कर सकेंगे। पॉइंट थर्ड, प्रॉपर सुपरविजन एंड कंट्रोल, सारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। प्रॉपर सुपरविजन मतलब चेकिंग होनी चाहिए कि टाइम टू टाइम जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपनी एम्प्लॉयज़ को चेक करते रहें कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, और उससे कंट्रोल भी बना रहेगा। द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल डिपेंड अपॉन इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल। इफ़ द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर नॉट प्रॉपरली कंट्रोल, अगर हम कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स कभी अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बिजनेस एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। पॉइंट 5, एफिशिएंट पर्सोनल ऑर्गेनाइजेशन, पर्सोनल्स होते हैं रजे जो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो भी एफिशिएंट होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ही मतलब वही मेन पर्सन्स होते हैं जो बिज़नेस का काम करते रहते हैं। तो हमें पर्सोनल के लिए उनकी अच्छी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मेरिट रेटिंग और फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन सब सही करना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो सके, क्योंकि अगर हमारे वर्कर्स अच्छे होंगे तो बिजनेस भी स्मूथ रन करेगा। मैनेजमेंट ऑफ पर्सोनल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, तो ये सब कुछ आ जाएगा। 6th पॉइंट है कैपेसिटी फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, कि हम बिजनेस को टाइम टू टाइम इंक्रीज कर सके। शुड बी इलास्टिक टू एनेबल एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, अगर हमने कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर सकें और एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड भी कर सके, तो ही हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट है रजे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब पैटर्न सेट करना रजे। पैटर्न में मतलब हम पोजीशन सेट करते हैं और एक्टिविटी सेट करते हैं। एक्टिविटीज़ माना प्रोडक्शन की एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटीज़, तो ये सारा सेट करते हैं, और पोजीशन सेट करते हैं कि किस वर्कर ने कौन सी पोजीशन पे वर्क करना है। फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फ्रेमिंग मतलब उसको बनाना, तो कैसे बनाएंगे। A good organization structure should meet various needs and requirements of an enterprise. The following are the features of good organization. एक अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है, मतलब गुड स्ट्रक्चर होने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स का कंपल्शन है। फर्स्ट है क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, कि जो हमारी अथॉरिटी लाइन है वो सबको क्लियर होनी चाहिए कि कौन किसका बॉस है। देयर शुड बी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, सबको सभी के बॉस पता हो। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी शुड सेट अप बाय स्टेप एंड अकॉर्डिंग टू नेचर वर्क असाइंड। एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी क्लियर अबाउट हिज वर्क, सभी को उनकी क्लियरली ऑब्जेक्टिव, उनके उद्देश्य, उनके वर्क का पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट एडिक्वेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब सभी को एडिक्वेटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करनी चाहिए, मतलब ट्रांसफ़र करनी चाहिए। नेक्स्ट है लेस मैनेजेरियल लेवल्स, मतलब अगर हमें स्ट्रक्चर अच्छा बनाना है तो मैनेजेरियल लेवल ज़्यादा ना हो, मतलब ए का डी का बॉस सी का बी का ए का कोई और, तो ऐसे बहुत ज़्यादा लेवल्स नहीं होने चाहिए, मिनिमम लेवल्स होने चाहिए अगर हमें बिजनेस सक्सेसफुल करना है। मोर द नंबर ऑफ लेबर्स, अगर ज़्यादा लेवल्स होगी, मोर द डिले इन कम्युनिकेशन, तो उनकी बात लास्ट तक पहुंचाने में समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जिसमें सक्सेसफुल भी कम मिलेगी। स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मीनिंग पहले ही बताया कि एक एम्प्लॉयर जितने एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर सकता है उसको उतने ही एम्प्लॉयज़ हमें देने चाहिए। सिंपल एंड फ्लेक्सिबल, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए कि हमें अगर कल को कुछ चेंज करने की नीड है तो उसको हम चेंज ईजिली कर सकें।